प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के तृतीय अध्याय का निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व की वीडियो या अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना निर्धनता का अनुमान, असुरक्षित समूह, शिव रमन की कहानी, अंतर्जातीय असमानताएं और वैश्विक असमानताएं, यानी पूरे विश्व की जो असमानताएं हैं। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है। इसमें हम 3 बिंदुओं पर मुख्य फोकस होगा: निर्धनता के कारण, निर्धनता निरोधी उपाय और आगे आने वाली भविष्य की हमारी चुनौतियाँ, यानी कि भावी चुनौतियाँ। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हमने देखा कि भारत में निर्धनता के कारणों में पहला प्रमुख कारण है, सबसे पहला प्रमुख कारण हमारा देश का गुलामी में रहना। क्योंकि जब हमने ये देखा कि ब्रिटिश नीतियाँ हमारे देश के विकास में या उत्थान के अनुकूल नहीं थी, और उन नीतियों के कारण हमारे देश के जो लोग थे, यानी हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा होता चला गया, या संसाधनों का जो दोहन किया गया वो दुरुपयोग किया गया, सीधे यहाँ से निकाला गया और इंग्लैंड पहुँचा दिया गया। तो पहला सबसे बड़ा कारण था कि औपनिवेशिक शासन। दूसरी बात, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कुछ नीतियाँ ऐसी थी, जैसे हमारे यहाँ हस्तकरघा यानी कि कपड़ा बुनने का कार्य होता था, या लघु कुटीर बहुत छोटे छोटे उद्योग होते थे जो घरों में 4-6 लोग मिलकर परिवार के सदस्य करते थे। उनको क्या हतोत्साहित कर दिया गया, या उनको नष्ट कर दिया गया, या उनका विनाश कर दिया गया। जनसंख्या में उच्च वृद्धि, जनसंख्या में उच्च वृद्धि। भारत में जनसंख्या की दर, जन्म दर ज़्यादा थी, इस वजह से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही और उस जनसंख्या को स्किल्ड किया नहीं गया, तो इस वजह से भी एक गरीबी का कारण है। सिंचाई और हरित क्रांति, जो हमारा देश आज़ाद होने के बाद हरित क्रांति 1960 के दशक में आई, तो उससे रोजगार उत्पन्न हुए कृषि क्षेत्र में और उसके सहयोगी क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए हमने गन्ने का उत्पादन किया तो चीनी मिलें लगी या गुड़ के कारखाने लगे, गेहूं के लिए आटा मिलें लगी, उत्पादन बढ़ा, लेकिन रोजगार बढ़ा, लेकिन उस तुलना में रोजगार नहीं बढ़ पाया जिस तुलना में बेरोजगारी थी। तो इस कारण से और दूसरी बात यह है कि हरित क्रांति पूरे भारत में समान रूप से उन्नति नहीं कर पाई। कुछ विशेष राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा उन्नत हो पाई। प्रिय छात्र छात्राओं, इसका पूरा प्रचार प्रसार पूरे देश में नहीं हो पाया, इस वजह से भी बेरोजगारी पे कमी नहीं आ पाई। अब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुछ रोजगार हमारी सरकार की नीतियों के कारण उत्पन्न तो हुए, लेकिन वो उस रेशियो में नहीं हुए कि जितनी बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, या जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी, उतनी संख्या में रोजगार डेवलप नहीं कर पाई हमारी सरकारें। प्रिय छात्र छात्राओं, अब देखते हैं, पहले जो गरीबी थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर चल दिए, तो एक गरीबी का नया रूप भी देखने को मिला। वो नया रूप क्या था? वो नया रूप ये था कि वहाँ पर जैसे रिक्शा चालक हो गए, आपने देखा ठेली पे फल बेचने वाले हो गए, या अन्य सब्जियाँ इत्यादि बेचने वाले हो गए, यानी ठेली रेहड़ी वाले लोग हो गए, और मकानों में काम करने वाले लोग हो गए, घरों में काम करने वाले लोग हो गए। मकानों का मतलब मेरा यहाँ से अर्थ है विनिर्माण, जैसे आपका मकान बन रहा है तो उसमें काम करने वाले अनियमित मजदूर, क्योंकि नियमित कार्य नहीं था उनके पास, अनियमित कार्य था, तो वो शहर के अलग झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। इससे शहरी निर्धनता में भी भारी संख्या में वृद्धि हुई। प्रिय छात्र छात्राओं, अगला कारण है आय असमानता।
हमारे भारत में जितनी भी जीडीपी होती है तो हम औसत आय निकालते हैं, उस आधार पे आय अलग होती है, लेकिन रियलिटी में वो कई सौ लोगों की आय तो एक व्यक्ति के पास होती है, कई हजारों लोगों की आय एक व्यक्ति के पास ही होती है। इन आय की असमानता, किसी की आय बहुत ज़्यादा और किसी की आय बहुत न्यून होती है और किसी की बहुत ज़्यादा आय होती है। या जो हमारे देश में परिसंपत्तियाँ हैं, इनकी भूमि है, किसी का बहुत ज़्यादा आधिपत्य होता है, किसी का कम आधिपत्य होता है। अभी भी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी किसी के पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन होती है और किसी के पास बिल्कुल न्यून ज़मीन होती है, भूमिहीन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो विशेषकर भूमिहीन गरीब परिवारों के पास तो है, गरीब परिवारों में तो है। प्रिय छात्र छात्राओं, भूमि संसाधनों की कमी, जिस तरह से जनसंख्या हमारे यहाँ है उसके हिसाब से भूमि संसाधन औसत में भी कम है। और अगला एक महत्वपूर्ण कारण है, हमारे यहाँ क्या होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा सा डिफाइन करूँगा मैं इसमें। सामाजिक मतलब कि जो समाज के अनुसार कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, इसको यहाँ रहना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। पूर्व में हमारे यहाँ क्या था कि जाति के आधार पर काम बटे हुए थे, या अभी भी जाति संकीर्णता समाज में कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा हमारे संविधान में इस बात पे बल दिया गया कि ये पूरी तरह से उन्मूलित कर दी गई है, फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी देखने को मिल जाती है जो कि गैरकानूनी है। तो इसके वजह से भी लोगों में क्या नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं होता है, विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात, जो गरीब निर्धन वर्ग है, अमीर वर्ग के साथ निर्धन वर्ग, यानी भारत की जो आबादी है, यानी निर्धन वर्गों में पूजा पाठ पे, यानी धार्मिक अनुष्ठान पे बहुत ज़्यादा समय और धन खर्च करते हैं। इस कारण से भी ये भी एक कारण निर्धनता का कारण है। प्रिय छात्र छात्राओं, छोटे किसान और कृषि हेतु ऋण लेते हैं। छोटे किसानों को ऋण लेना पड़ता है। ये ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों से लिया जाता है, और अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे किसी व्यक्ति रिश्तेदार से लिया तो वो तो चलो बिना ब्याज के मिल जाएगा, लेकिन किसी से साहूकार से लिया, बनिया से लिया, या अन्य किसी व्यक्ति से लिया जिसमें ऊंची ब्याज दर होती है, तो जो वो किसान होता है, जो उत्पादन होता है, वो उसको पूरी तरह से ब्याज की तुलना में कम होता है और नहीं चुका पाता, बाद में उनको ज़मीनें बेचनी पड़ती। और औपचारिक बैंकों में भी सुधार किया है हमारी सरकारों ने, लेकिन पूरी तरह से अभी भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रिय छात्र छात्राओं, ये अभी हमने कारण जाने, अब हम देखते हैं कि निरोधी उपाय भी हमारी सरकारों ने किए हैं। तो निर्धनता निरोधी उपाय, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आर्थिक समृद्धि और दूसरी आती है निर्धनता निरोधी उपाय। यानी हमने जो लक्ष्य निर्धारित करा निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों में हम देखते हैं आर्थिक समृद्धि के बारे में आप समझ ही गए। जो हमारे देश की कुल जीडीपी होती है उसको आर्थिक समृद्धि, और वो प्रति वर्ष लगभग बढ़ जाती है। आजकल ज़रा कोरोना काल चल रहा है तो कुछ समृद्धि में भी घटी है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 लेके आई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की, राज्य सरकारों को आदेशित किया कि ये कोष का निर्माण करेंगे। अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांगता है मनरेगा के तहत और 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको मूल्य के साथ साथ, पैसे के साथ साथ अनाज भी दिया जाता था, ताकि किसी प्रकार से उसकी रोटी पे संकट उत्पन्न ना हो। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसके स्टार्ट की गई। इसके अंतर्गत जो पढ़े लिखे हमारे वर्ग के लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके लिए बैंकों से लोन या कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता था। प्रिय छात्र छात्राओं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो निर्धन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन परिवारों के समूह बना दिए जाएं और उनको बैंक से या जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनसे, सोसाइटी से जोड़कर लोन कराया जाए और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ये इस योजना के तहत था। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके अंतर्गत गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी एक और योजना चलाई गई, अंत्योदय अन्न योजना। हमारे भारत सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती हैं, राज्य सरकार के सहयोग रहते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या है, बहुत कम मूल्य पर, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, इस तरह की ऐसी योजनाएं चलाई गई ताकि किसी भी व्यक्ति पर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न न हो सके। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने देखा हमारी सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है, फिर भी निर्धनता में उस तुलना में कमी नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। इसके थोड़ा सा हम देखेंगे भावी चुनौतियां क्या हैं। देखिए, आजकल हमारा कोरोना काल चल रहा है, इस समय तो हमारा देश वैसे ही बड़ा संकट से गुजर रहा है। अब हम देखते हैं निर्धनता में भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 बात यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें हम जन जागरूकता करके धीरे धीरे जन्म दर में कमी लाएं। प्रत्येक व्यक्ति को स्किल्ड किया जाए। जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में वर्तमान जो सरकार चल रही है, इससे पूर्व कार्यकाल में उन्होंने स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम चलाया था, जो आज भी चल रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को दक्ष किया जाए ताकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ सके। यानी हमारे यहाँ जो मानव है, उस मानव को पूरा उपयोग किया जाए उसकी क्षमताओं का। प्रिय छात्र छात्राओं, और जो संसाधनों का असमान वितरण है, उस वितरण को हम क्या करें, विकेंद्रित कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर दें। यानी कि जो केंद्रित होता जा रहा है परिसंपत्तियाँ, उनको विकेंद्रित कर दिया जाए और नए नए उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। तो इस तरह से आने वाले समय में हम निर्धनता से निपट सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें। बिल्कुल सरल भाषा में, आंचलिक भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। सदैव अपने माता पिता की सेवा करें। धन्यवाद।